नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 25 अगस्त 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्ज़ाम CHSL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPSI दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम के साथ साथ PET एग्ज़ाम और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट सेगमेंट में नेशनल अफेयर्स यानी राष्ट्रीय मामलों में वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू लॉन्चेज वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम इन बेंगलुरु। यानी उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने बेंगलोर में वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया। तो यह जो है, इसको टीकाकरण भारत कार्यक्रम भी हम कह सकते हैं हिंदी में। तो यह द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन एसोसिएशन विद सस्टेनेबल गोल सेंटर एंड गिव इंडिया फाउंडेशन। यानी यह जो कार्यक्रम का आयोजन सस्टेनेबल गोल्स सेंटर एंड गिव इंडिया फाउंडेशन के साथ योजना, कार्यक्रम क्रियान्वयन और सांख्यिकी विभाग द्वारा ये किया गया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्स क्या है? तो इट एम्स टू एजुकेट पीपल अबाउट द नीड फॉर वैक्सीनेशन एंड क्लियर मिसकंसेप्शन। बहुत लोगों में इस तरह की गलत भ्रांतियां हैं कि यह वैक्सीन कारगर नहीं है, इसको नहीं लगवाना चाहिए, लोग इसको नहीं प्रयोग कर रहे हैं, जबकि यह इस महामारी के खिलाफ बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार सिद्ध हो रहा है। तो ऐसे में यह वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। यही कारण है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति ने यह उद्घाटन या इस तरह से लॉन्च करते समय यह बातें बताई। तो इस तरह से भारत ने अपना जो कोविड टीका कार्यक्रम शुरू किया था 2021 16 जनवरी से, और वर्तमान में 6 जो हैं वैक्सीन को मान्यता मिल गई है। सबसे पहली कोविशील्ड थी, उसके बाद कोवैक्सीन, फिर अब स्पुतनिक, मॉडर्ना, जाइडस और जॉनसन एंड जॉनसन को भी मंजूरी मिल गई है। तो इस तरह से भारत करीब 60 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कर चुका है। तो यह जो है यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, आसाम सेलिब्रेट वांचुआ महोत्सव, वांचुआ फेस्टिवल। कल ही अभी PET एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा महोत्सव। तो इस तरह से महोत्सव से भी प्रश्न आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। वांचुआ महोत्सव असम की तीवा जनजाति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीवा जनजाति मनाती है। इन दिस फेस्टिवल द तीवा ट्राइब्स परफॉर्म ट्रेडिशनल रिचुअल्स विथ ट्रेडिशनल डांस सॉन्ग्स टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट। यानी अच्छी फसलों के लिए, उनकी फसलों में कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, कीड़े ना लगें, उसके लिए प्रार्थना की जाती है। टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड द टीवा पीपुल प्रैक्टिस शिफ्टिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये लोग जो है, असम में झूम खेती होती है ना, तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, स्थानांतरणशील खेती कहा जाता है। तो यह अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो यह स्थानांतरणशील खेती कौन करता है? जनजातीय समुदाय, आदिम जातियां करती हैं। जैसे श्रीलंका में चेना कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मैक्सिको में कुनको कहते हैं, मलेशिया में लादांग कहते हैं। इन सब के स्थानांतरणशील खेतियों के नाम हैं। तो इस तरह से जैसे राजस्थान में वालरा कहा जाता है, तो इस जनजाति को, यह जो तीवा जनजाति, इसको लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह मेघालय के भी कुछ हिस्सों में पाई जाती है, इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के भी हिस्सों में यह पाई जाती हैं। तो इस तरह से इनकी दो कह सकते हैं उपसमूह हैं, पहाड़ी तीवा और मैदानी तीवा। तो पहाड़ी तीवा जो कार्बी आंगलांग, यहीं पे यह महोत्सव मनाया ही गया। तो पश्चिम क्षेत्रों में रहती है, तिब्बतन और बर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जबकि मैदानी तीवा ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिणी तट के समतल पर यह पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसमें और भी बिहू, असम का त्यौहार है, बोरोट उत्सव, सोगरा फूजा, वांचुआ, जोनबिल मेला, ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नीति आयोग यानी NITI, नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जिसे WRI कहते हैं, इंडिया ज्वाइंटली लॉन्च फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो यह किसने शुरू किया है? नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से इन फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग
ट्रांसपोर्ट मंच की शुरुआत की है और यह जो है पहल एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया परियोजना का यह पार्ट है। द प्रोजेक्ट एम टू रिड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन बाय द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इन एशिया। तो इसी को ध्यान में देते हुए इस मंच को लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं कौन है, अमिताभ कांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लॉन्च किया। द कंट्री हैज ए वास्ट एंड डाइवर्स ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी भारत का जो विशाल क्षेत्र है, विविध परिवहन क्षेत्र है, जिसके कारण CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, तो CO2 का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया है किसका, परिवहन क्षेत्र भारत में अगर बात की जा रही है। तो द फोरम ऑफ स्टेक होल्डर ऑन रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर विल प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम इन द कंट्री। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को 2030 तक भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सारे वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में परिवर्तित कर दिया जाए। तो यहां पर ये सारे पॉइंट दिए गए हैं और एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया ये 7 संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह चीन, भारत और वियतनाम को अपने अपने देशों में परिवहन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन करने के उद्देश्य से एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए अपने साथ जोड़ता है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट रॉकेट सिस्टम। पाकिस्तान ने रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। हालांकि इसकी विशेष जानकारी नहीं दिया है कि लॉन्च किया है कि नहीं किया है। तो पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम, उसका नाम है फतह-1। ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से यह हथियार प्रणाली पाकिस्तान सेना को दुश्मन के इलाके में सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाएगी। और द रॉकेट इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग कन्वेंशनल वॉरहेड्स, यानी आयुध पहुंचाने में भी यह सक्षम होगी। लेकिन पाकिस्तान ने इस जानकारी को साझा नहीं किया है। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान चीन की सहायता से तो इसको नहीं बनाया है। अगर बनाया है तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 140 किलोमीटर तक मार करने वाली इस रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान ने स्वदेशी तकनीक से विकसित किया है और 2021 में इस सिस्टम का यह दूसरा परीक्षण है। जनवरी में ही एक बार कर चुका था इसका। तो इस तरह से यह कयास लगाया जा रहा है कि सटीकता अगर इसकी भेदने में सक्षम है तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। तो इस तरह यह भी पॉइंट याद रखेंगे, फतह-1। अब बढ़ते हैं दोस्तों ऑपरेशन देवी शक्ति। यह क्या है, सीधे सीधे आ जाएगा, इसका संबंध किससे है। तो अफगानिस्तान से जो फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित लाने के लिए भारत ने इस मिशन की शुरुआत की है और इस मिशन का नाम रखा है ऑपरेशन देवी शक्ति रखा है और यह नाम खुद प्रधानमंत्री ने रखा है। तो भारत 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर इस मिशन की शुरुआत किया था। ऐसा माना जा रहा है कि अब तक 800 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा चुका है। तो यह जो है पॉइंट ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन देवी शक्ति, यह इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट स्कीम में। सेतु भारतम स्कीम की हम बात करेंगे। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत की थी। यह सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को, विभिन्न रेलवे क्रॉसिंग को 2019 से मुक्त बनाने के लिए एक पहल थी। इस परियोजना में आवंटित बजट 102 बिलियन रुपए था। तो इस तरह से लगभग 280 रेल ओवर और अंडरब्रिज के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाना है। इसमें 19 राज्यों के को चिन्हित किया गया है। तो इसमें जो है नोएडा में स्थापित किया गया है इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी ध्यान रखेंगे। और यह परियोजना देशव्यापी राष्ट्रीय राजमार्गों पर केंद्रित है। इसके साथ साथ रेलवे ट्रैक और पुलों का निर्माण करना है और इसके सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं कि पहले की तुलना में सड़क की मृत्यु दर अब कम हुई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा दोस्तों। तो यह जो है 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ था। इट इज एन इंटरनेशनल एंड लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन अराउंड द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व के लोगों को इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। उसी से संबंधित यह कानूनी रूप से बाध्य करने वाला यह समझौता है। और दोस्तों क्योटो कहाँ है, तो यह जापान में है। तो दिस कन्वेंशन प्लेसेस ग्रेट प्रेशर ऑन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री टू
fight climate change because these countries have been the main sources of greenhouse gas emission। तो यही जो विकसित देश हैं, जो इंडस्ट्री, जिन्होंने औद्योगिकरण सबसे पहले किया, उनका विकास हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन इमिशन यही लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है इन देशों को ये कहा गया है कि इस प्रकार के उत्सर्जन को कम करने का वह हर संभव प्रयास करें। इन विकसित देशों को इसीलिए एनेक्स 1 देश कहा जाता है। इसका कारण है कि ये संधि के पहले एनेक्स में सूचीबद्ध थे और अधिकांश जो है ओईसीडी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से औद्योगिक देशों को, विकासशील देशों को, चूंकि अभी विकासशील देशों को भी अपना औद्योगिकरण करना है, विकास करना है, तो ऐसे में इमिशन होगा ही। तो इन वैश्विक पर्यावरण की सुविधा को देखते हुए उसको बनाए रखते हुए भी विकास करना है, यही क्योटो प्रोटोकॉल का कहना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी न्यूज में। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी। दोस्तों न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित निजी समारोह में उन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ली है और यह अमेरिका का एक प्रांत है। अमेरिका में 50 प्रांत हैं, तो उसमें से एक प्रांत यह जो है न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क स्टेट की यह पहली महिला गवर्नर बनी है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज हम बात करेंगे वीएस नायपॉल जी की। तो यह भारतवंशी हैं, इन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख पुस्तकों को हम लोग इसमें लिए हैं, जैसे ए हाउस फॉर मिस्टर एंड मिसेस विश्वास, इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज, एन एरिया ऑफ डार्कनेस एंड वुंडेड सिविलाइजेशन, मैजिक सीड, ए बेंड इन द रिवर, इन ए फ्री स्टेट, हाफ ए लाइफ, ए कॉन्गो डायरी, ए इनिग्मा ऑफ अराइवल। तो ये 10 किताब इनकी याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। यह ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में पैदा हुए थे। अंत में यह 2018 में इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। दोस्तों इन्हें बुकर अवार्ड 1971 में मिला था, इसीलिए पहला भारतीय में नाम जुड़ता है ना भारतवंशी में। तो यह 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए इनको दिया गया था और नोबेल का पुरस्कार, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार भी 2001 में यह पा चुके हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। इंफोसिस, इसका नाम तो सुना होगा। इंफोसिस $100 अरब का मार्केट कैप तक पहुंचने वाली भारत की चौथी कंपनी बन गई है, यानी $100 अरब के पार पहुंच गया इसका। यानी इससे पहले 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं? टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक के बाद इंफोसिस चौथी कंपनी है। तो यह जो है जैसे कि इन लोगों का जो कारोबार है तो यह $100 अरब के पार हो गया है। और दोस्तों इंफोसिस बेंगलुरु में स्थित है इसका हेडक्वार्टर और इसकी स्थापना 1981 में इंफोसिस के जो फाउंडर मेंबर हैं नंदन नीलकेनी, नारायण मूर्ति, इन लोगों ने मिलकर के इसको शुरू किया था। और दोस्तों आज यह $100 अरब की कंपनी बन गई है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके सीईओ सलिल पारेख हैं। यह 1993 में ही सूचीबद्ध हुई थी भारतीय शेयर बाजार में। और सोचिए 1994 में इंफोसिस की जो वैल्यूएशन थी $10 करोड़ थी, आज $100 अरब हो गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्पोर्ट न्यूज में। टेक चंद बिकम्स द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट टोक्यो पैरालंपिक। दोस्तों पैरालंपिक स्टार्ट हो गया है। भारत की तरफ से ध्वजवाहक, कल पीटी एग्जाम में आया था कि कौन ध्वजवाहक था, मैं पढ़ा भी चुका हूं आप लोगों को, तो सीधे सीधे पूछा था तो मरियप्पन थंगवेलु साहब थे, लेकिन जो है उनके साथ आ रहे कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें 6 दिन के एकांतवास में भेज, यानी क्वारंटाइन हो गए हैं, जिसकी वजह से टेक चंद ध्वजवाहक बने। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आप लोगों की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यह आ सकता है एग्जाम में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और अगला है जो इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियाज प्रिंसपाल सिंह बिकम फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू बी पार्ट ऑफ एनबीए चैंपियनशिप विनिंग टीम। भारत के प्रिंसपाल सिंह एनबीए की चैंपियनशिप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी हो गए हैं भारतीय। ये देखिए ये हैं। तो इंडियाज यंग प्रिंसिपाल सिंह हैज एंटर्ड द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड फॉर हिज बास्केटबॉल परफॉर्मेंस, यानी किस परफॉर्मेंस के लिए? बास्केटबॉल के लिए दुनिया में इनका नाम दर्ज कर दिया गया है। पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसको देखिए आप लोग एक एक सुनिएगा और मानचित्र में जरूर एक बार मिलान करिएगा, पेंसिल से ही बल्कि लिख लीजिएगा। जैसे ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में है।
हाँ, तो ये ब्रिटेन का पार्ट है ग्लासगो। तो यह जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग के लिए जाना जाता है। हवाना क्यूबा की कैपिटल है, इसे सुगर बाउल भी कहा जाता है, चीनी का कटोरा। तो यहाँ पे शिगार इंडस्ट्री, शिगार जो पाए जाते हैं महंगे यहीं हवाना में। लॉस एंजल्स, इसका नाम तो सुना होगा, अमेरिका में ही है। पेट्रोलियम और फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड भी यहीं पर है। कंसास मीट इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ये भी अमेरिका में है। कोबे जापान में है। लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। लियोन्स, ये फ्रांस का शहर है। सिल्क इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए है, न्यूजीलैंड की कैपिटल भी है। और दोस्तों मुल्तान, इसका नाम तो सुना होगा, पाकिस्तान में स्थित है। मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। तो यहां पर देखिए ना, ये जैसे कीव है, तो इन सब को मिलान करिएगा। जैसे देखिए लॉस एंजल्स की बात हमने किया, तो इन सब को मिलान करिएगा। हाँ, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इनको जो है जरूर देखिएगा। अब नेक्स्ट है जैसे ढाका, तो ये बांग्लादेश की राजधानी है कालीन इंडस्ट्री के लिए। बेलफास्ट, यह जो है बेलफास्ट कहाँ है, नॉर्थ आयरलैंड वाले क्षेत्र में है ना, तो जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। चेलियाबिंस्क लौह इस्पात के लिए रूस में है। बर्मिंघम लौह एवं इस्पात के लिए जाना जाता है। लौह इस्पात यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, यह कनाडा में है। नगोया, यह जापान में है, देखिएगा इसको, जहाज निर्माण के लिए। ओसाका, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। और मैनचेस्टर देखिए है ही इंग्लैंड में है। मिलान, इसे इटली का, याद रखना, मिलान इटली में है। सिल्क वस्त्र उद्योग, इसे इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव, तो यह जो है अमेरिका में है। प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग, ये भी अमेरिका में है, लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। इसी तरह से शेफील्ड, यह भी इंग्लैंड में है, कैंची छुरी के लिए यानी कटलरी उद्योग, नाइफ शीयर, इनके लिए जाना जाता है शेफील्ड। और सिएटल वायु निर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है, ये भी अमेरिका में है। तो इनको मैप में जरूर देखिएगा, इंडेक्स में जाकर देखिएगा, और इससे आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मानचित्र में, यहाँ पर आप यहाँ पर इन सारे शहरों को, सारे तो नहीं दिए, आप अपने एटलस में देखेंगे तभी सारे शहर मिलेंगे। अब बढ़ते हैं, आप लोगों का जो उत्तर सेक्शन है, तो 24 अगस्त का उत्तर, इसको मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कौन सा हमसे छूट गया। हालांकि आप लोग लगभग सभी लोग सही उत्तर देते हैं। और अब बढ़ते हैं आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं पूर्णिमा जायसवाल, साई तेजा दुग्गी, नीतू गौतम, मोहम्मद मोनाजिर सुहेल, श्रवण खालिंग, मुरारी सिंह पटेल, रेणु बाला, सूरज उपाध्याय, विनोद जायसवाल, सरबर्था बनर्जी, संजय नेगी, एकता, स्वागतिका दलाई, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आज और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देंगे। आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, रिसेंटली इन विच स्टेट द वांचुआ फेस्टिवल 2021 वॉज सेलिब्रेटेड, यानी वांचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सिक्किम, त्रिपुरा, असम, नागालैंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द सेतु भारतम स्कीम स्टार्टेड? 2014, 15, 16 या 17? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग ऑपरेशन देवी शक्ति फॉर विच कंट्री? किस देश के लिए उसने प्रयोग किया है भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति का? पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, म्यांमार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू हुआ? 2001, 2, 4 या 5 में? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथी होचुल किस अमेरिकी प्रांत की पहली महिला गवर्नर बनी है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, मिशिगन, टेक्सास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज नॉट रिटन बाय वी.एस. नायपॉल? वी.एस. नायपॉल के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? इंडिया ए मिलियन म्यूटिनीज, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, नार्कोपोलिस, ए हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फोर्थ इंडियन कंपनी टू रीच ए मार्केट कैप ऑफ $100 बिलियन, यानी 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बनी? इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फ्लैग बियरर इन प्लेस ऑफ मरियप्पन थेंगावेलु इन पैरालंपिक्स? तो मरियप्पन थेंगावेलु की जगह कौन बने? देवेंद्र झाझरिया, टेकचंद, जयदीप, शकीना खातून। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच स्पोर्ट इज प्रिंस पाल सिंह ऑफ इंडिया रिलेटेड? किस खेल से संबंधित हैं प्रिंस पाल सिंह? फुटबॉल, वॉलीबॉल,
बास्केटबॉल या हैंडबॉल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ओसाका को, इसको बड़ा आर होगा, आई एम सॉरी, तो यहाँ ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पिट्सबर्ग इन अमेरिका इज फेमस फॉर आयरन एंड स्टील। ढाका इन बांग्लादेश इज फेमस फॉर कारपेट इंडस्ट्री। वेलिंगटन इन ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर द डेयरी इंडस्ट्री। तो इन चारों में से कौन सा फॉल्स है, इसे आपको बताना है। तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।